Good morning, student. How are you? Have you seen the last video about the nationalism in India? In last video, I have explained about the rise of nationalism in Europe, and I have also explained the French Revolution, Frederick Soderio, and about about the liberalism and conservatives. Also, we have read in that videos हम लोगों ने उसको पढ़ा था कि हाउ वॉज नेशनलिज्म डेवलप्ड इन फ्रांस. Collective, the feeling of collective belonging, identification of the nations are many factors that provide the sense of nationalism. ये नेशनलिज्म केवल एक फ्रांस की बात नहीं थी. In that time they have spread all over the Europe, because when the unification of the administration in France, you have read in the chapter the unification of the nations, uniformation of the measurement, your unit of the unification of the currencies, and so many other revolutionary acts, civil code also have produced by the France. And in that time, the feeling of the liberalism and act of the Francis revolutionaries has inspired all over the Europe. Liberalism, they believed in an independent nation. They believed in a democratic institution. They want to establish a constant government. Okay? So that type of different feelings have become from the Europe, from the France. The result was that they have also begun the revolt against the monarchs. Defeat होने के बाद नेपोलियन के आफ्टर 1857 the defeat of Napoleon and the Vienna treaties, other government has imposed the restrictions to extend their boundary of France. उन्होंने कि फ्रांस के एक्सटेंड की और अधिक मूव न करें, इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की. तो आफ्टर 1857 के बाद जो नेपोलियन के द्वारा जो इन्वेडेड स्टेट्स थे, जहाँ पर नेपोलियन ने अपने टेरिटरीज को इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पर फ्रांसीसीज आइडियाज, आइडियोलॉजीज, देयर एक्ट एंड फीलिंग ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग हैज इंस्पायर्ड देयर पीपल्स. दे वेलकम टू द फ्रांस, बट वो तो इस चीज़ को तो वेलकम कर रहे थे कि फ्रांस में ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक था. लेकिन इसके बावजूद जब वो इनके अंदर इस फीलिंग्स आ रही थी कि हमारा भी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, हमारा भी अपना एक नेशन होना चाहिए, हमारी भी अपनी एक आइडेंटिटीज़ होनी चाहिए, हमारे भी अपनी एक पहचान हो राष्ट्र के रूप में कि हम इस राष्ट्र के हैं. तो ये जो फीलिंग लिबरलिज्म में आ रही थी या जो फ्रांसीसी भी थे, वहाँ हम यूरोपियन कंट्री में भी डेवलप होने लगी. वहाँ पर अनेक तरह के इंस्टीट्यूशन बन गए जो कि रिपब्लिक क्लब्स की तरह से वर्क करने लगे. एंड दैट मैनी काइंड्स ऑफ एक्ट हैव बिगन इन देयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रांस. About I have also read about the French revolutions and about the liberalism की फीलिंग्स क्या थी. वो कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट चाहते थे कि पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट का, लेकिन 1815 के बाद खुद वहाँ पे जो टेरिटरीज जो नेपोलियन के अंडर में थी वो फ्री हो गई. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब 1815 में फ्री हो गई तो वहाँ पर फिर से कंजर्वेटिव लोग अपने यहूदी होने लगे. कंजर्वेटिव, हु वॉज द कंजर्वेटिव? नाउ you will understood who was the conservative. Conservative, the conservative of a conservative believe the established state, what they want to establish the traditional regimes.
they believe that traditional institutions of state societies, they want to over monopoly of their the hierarchy, and they also want to the preservation of their properties and right of the properties. वो ये चाहते थे कि जो उनकी संपत्ति बनी रहे, उनके अधिकार बने, उनका जो डोमिनेंट रूप में वो इस्टेब्लिश डोमिनेंट के रूप में वो इस्टेब्लिश रहे, प्रभावशाली बन के रहें। तो वो हमेशा चाहते थे, वो तभी संभव था जब पुरानी चीज़ें फिर से लागू हो, पुरानी चीज़ें जो पास्ट की चीज़ें जब वो बिलीव से इस्टेब्लिश हो जाएंगी, तो फिर वो सारी चीज़ें तो वहाँ पर वो अपने आप को पुनः पहले की तरह इस्टेब्लिश कर सकते थे। सो after defeat of the Napoleon, they have established the Bourbon dynasties. बर्बन डायनेस्टीज जो नेपोलियन को जिसने हराया था फ्रांसिस ने इसके आगे शुरू, तो वहाँ पे फिर से बर्बन डायनेस्टीज को डेवलप कर दिया गया, बर्बन डायनेस्टी और उसके सारे पावर को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। यानी जो एक चेंजेस आया था लिबरल या उस फॉर्मेशन में, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर से वहाँ पर एक जो मोनोर्च की स्टेट डेवलप हो रही, मोनोर्चियल स्टेट डेवलप हो गया। तो ये सारी चीज़ें कंजर्वेटिव्स ने उसको किया कि फिर से इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो पाए। उसके साथ साथ जो अदर स्टेट, जो अन्य यूरोपियन स्टेट्स ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, वो दे वांट टू मेक अ बाउंड्रीज टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रांस के बाउंड्री फिर वो आक्रमण न करे, फिर वो अपनी सीमा विस्तार करने के लिए फिर युद्ध न करे, उसको रिस्टेन करने के लिए उन्होंने उसके अगल बगल जो उनके नेपोलियन के जीते हुए स्टेट थे उसको अलग अलग स्टेट बना करके उसे इस्टेब्लिश कर दिया। जैसे नॉर्थ में उन्होंने नीदरलैंड को कर दिया कि नीदरलैंड को इस्टेब्लिश कर दिया ताकि उसको वो ऑक्यूपाई नहीं कर सके। उसके साथ साउथ में पीडमॉन्ट और जिनेवा को साउथ में इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद वेस्ट में ऑस्ट्रिया को पूरा कंट्रोल दे दिया कि इटली को कंट्रोल करने की पावर दे दिया। तो ये जो अलग अलग उसके सीमाओं को बांध दिया गया कि फ्रांस अब दोबारा अपने बाउंड्रीज का एक्सटेंशन न कर सके, एक्सपेंशन न कर सके, उसका विस्तार न कर सके। तो ये जो कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि किसी भी तरह से अब दोबारा वो चीज़ें ना हो पाए जो अब तक होती आई हैं। तो और इसके साथ साथ कंजर्वेटिव्स दे आल्सो वांट टू स्टॉप द लिबरलिज्म आइडियोलॉजीज। तो वो उनकी आइडियोलॉजी को ख़त्म करना चाहते थे और वे चाहते कि फिर दोबारा इस तरह की बातें ना आए कि एम्पायर के आगे रिवॉल्ट हो, ये जो एक इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन हो उसके आगे फिर कोई रिवॉल्ट हो सके। तो उन्होंने इस तरह के लिबरलिज्म लोगों को कंजर्वेटिव एजुकेशन वो चाहते थे कि किसी भी तरह की कोई हमारे कार्य की आलोचना ना हो, उसका प्रतिरोध ना हो। उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दे हैव इम्पोज द सेंसरशिप। उन्होंने क्या इम्पोज किया? सेंसरशिप लगा दिया। किस पे लगाया? प्रेस पे, मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे की उनकी बातें जो है वो सिर्फ हमारी बातें कहें। जो लिबरलिज्म लोग हैं या जो उदारवादी विचारधारा के हैं, जो रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करते हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सन विल नॉट एक्सप्रेस देयर आइडियोलॉजीज और देयर आइडियाज, सो दे हैव इम्पोज्ड द सेंसरशिप। क्लियर? तो लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म में क्या डिफरेंस था समझ में आ गया? लिबरलिज्म और कंजर्वेटिव्स, तो ये दोनों चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो इन दोनों के बीच का जो रिफ्लेक्शन हुआ था उसी ने रिवॉल्ट को प्रोड्यूस किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो आखिर ये जो कंट्रडिक्शन दोनों के बीच में, कंजर्वेटिव एंड लिबरलिज्म के बीच में हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो द रिवॉल्यूशन ना, तो क्या हुआ? रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशनरीज हुई, उन्होंने उसका इम्पोज किया, रिवॉल्यूशनरी को दबाने की कोशिश की, और जब चूंकि वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था, अब उसको स्टॉप करने की कोशिश की। जब उसको स्टॉप करने की गई तो वो जो नेशनलिज्म, जो लिबरलिज्म के फेवर थे, जो स्टेट नेशन को कॉन्सेप्ट को मान के चलते थे, दे हैव गो टू अंडरग्राउंड। वो अंडरग्राउंड हो गए कि कहीं उनको ख़त्म न कर दिया जाए, अपने आप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। एंड रिवोल्यूशनरी
कंजर्वेटिव लोग जो हैं उसको किसी भी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके लिए वो अपने आप को बचाने के लिए अटक secret society formed to the trained revolutionaries and spread their ideas. They have made a secret societies and also they are spreading their ideas to the revolutionaries. तो वो लुके छुपे अपने आइडियाज़ को चारों तरफ फैला रहे थे। लोग के उनकी एक सोसाइटी बन गई थी, सीक्रेट सोसाइटी बन गई थी, अपने आइडियोलॉजी को फैला रहे थे। ये रेवोल्यूशनरीज उस चीज़ को पूरा एक्ट में लाए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उस समय शुरू हो गई थी। जैसे हमारे इंडिया में देखो कि जब अंग्रेजों ब्रिटिशर्स ने किया तो ये गरम दल नरम दल दो बन गया तो वो अपने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, केशव दत्त और सबकी एक अलग अलग सोसाइटी बनी गई थी जो कि उस तरह की अपने आज़ादी की मांग पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। तो उसी तरह के रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन इन दैट टाइम मैनी यूरोपियन कंट्री हैव एस्टैब्लिश्ड देयर। उसमें जो इन रिवोल्यूशनरी का मेन उद्देश्य क्या था, नेशन स्टेट को फंक्शन। आई विल आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द नेशन स्टेट एंड अ नेशन। उसमें one revolutionaries have became famous in Italy. You know about their act and their name. The GSP Mazzini. GSP Mazzini जो कि आप उसके बारे में जानते हैं, Giuseppe Mazzini कि Giuseppe Mazzini इटली का एक रेवोल्यूशनरिस्ट था जो है जॉइंट सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी 1807 में उसने एक जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी जिसे कार्बोनेरी के नाम से जानते तो उसको उसने ज्वाइन किया। उसकी एक्टिविटीज़ लिबरलिज्म को फेवर करने वाली थी और क्रांतिकारी विचारधारा का था। तो उसने उसका स्प्रेड किया, उसको चारों फैलाया, संगठन को मजबूत करने की कार्य किया। तो इसके आरोप में उसे देश से बाहर भी निकाला गया। तो लेकिन उसके बाद में वह उस एक्टिविटीज़ में लगा रहा और उसने जो है उसके बाद जब उसे देश निकाला गया तो अपने एक्टिविटी करना उसने 2 सोसाइटी मेन बनाई थी। उसको उसने मजबूत करने की कोशिश, उसने जो 2 सोसाइटीज बनाई थी उसमें क्या है मर्सिले में उसने एक अपने जो एक सोसाइटी बनाई थी जिसको कि उसने मर्सिले में वो जिसे क्या यंग इंडिया के नाम से जानते हैं, अरे यंग इटली। तो उसने जो फॉर्म किया था यंग इटली के नाम से किया था। और जो दूसरी सोसाइटी जो यूरोप में गवर्नमेंट हुई थी उसे कहते हैं यंग यूरोप की। यंग यूरोप जो भारत में उसने डेवलप की थी। तो ये 2 जो सोसाइटीज़ थी यंग इटली और यंग यूरोप, ये 2 सोसाइटियों की रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को लगातार डेवलप करती रही। उन लोगों के बीच में जो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट थे, उन लोगों के बीच में जो मोनार्ची से फ्रीडम चाहते थे, एरिस्टोक्रेसी से फ्रीडम चाहते थे और उन जो फ्रांस के विचारधाराओं का सपोर्ट करते थे। तो दैट काइंड ऑफ मैनी सोसाइटीज हैव डेवलप्ड इन द एफर्ट बाय द यूरोपियन। आप इस तरह जैसे मैंने इटली के लिए यूनिफिकेशन जो कि इटली के भागों में डिवाइड था उसके यूनिफिकेशन के लिए उसने लड़ाई भी लड़ी थी। मैंने फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसका एक ही उद्देश्य था कि इटली का एकीकरण किया जाए, मोनार्च को हटा के एक डिफरेंट मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए। तो जिससे मैंने का मेन यही था कि इटली यूनाइटेड इटली का कॉन्सेप्ट वो लेके चला था। तो इसी बेसिस पे जो उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी वो शिकायत के यूरोपियन के अन्य कंट्री में जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन सब जगह भी डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज़ बनने लगी। ये सोसाइटीज़ में उस मोनार्च के अगेंस्ट एक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेके चलती है। ओके, I think that you have clear about the conservative and liberalism and how the revolutionary have become for the against the monarchical administration or monarchical ideologies, and they want to establish the nation state. How they did effort, you know very well. Next video I will